नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि आज की मैं चर्चा शुरू करूं, आप सिटीजन्स वॉइस शो मेरा ऑफिशियल हैंडल एजे सिंह ऑफिशियल है, उसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। आज हमारे साथ हमारे मित्र गिरीश जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। थैंक यू। और आपसे कल ही बात हो रही थी, अंबानी और अदानी की कॉर्पोरेट वॉर की टाइमिंग पर हम लोग बात कर रहे थे कि दो ब्रिक्स पावर हाउस भारत और चाइना नाउ आर पुलिंग बैक फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज, देयर मूव्स फ्यूल्ड बाय अ फायरी टैरिफ वॉर। जो ट्रंप ने कहा है 25% रशियन ऑयल पर एक्स्ट्रा जो पेनल्टी लगाई है भारत पर, और ये पेनल्टी के बाद भी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये अंत नहीं है, ये टैरिफ की शुरुआत है। आपको याद होगा शुरुआती दौर में अमेरिका ने यह कहा था कि 500% तक टैरिफ लगाएंगे उन कंट्रीज पर जो रशिया से तेल खरीदते हैं। अब रिलायंस की बात आती है तो ओआरएफ को लेकर रिलायंस का भी एक मामला खड़ा हुआ है, उसकी भी टाइमिंग पूछी जानी चाहिए। ध्रुव जयशंकर ओआरएफ में है, दूसरी बॉडी जो है वो अजीत डोवाल के बेटे हैं, विवेक डोवाल और शौर्या डोवाल, वो दूसरा अपना इंडिया फाउंडेशन रन करते हैं जिनके राम माधव भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शेयर ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड को लेकर जिस तरीके से बात चल रही है कि $16 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाए। हमने पहले भी बात की थी कि ही वांट्स टू मेक अ मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी का शेयर 15%, 15.5% से 13% से नीचे आ गया है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर $12.5 पर बैरल मार्जिन, रोजनेट की नायरा एनर्जी को $15.2 पर बैरल मार्जिन अगर मिल रहा है रिफाइनिंग मार्जिन, तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न हो रहा है। भारत उस फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करके देश को समृद्ध बनाने की, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये जो 10 साल की डील हुई रोजनेट के साथ 2024 में दिसंबर में, उससे पहले आपको याद होगा सऊदी अरेबिया का अरामको 2023 से वार्ता चल रही थी, 2024 में वो डील शेल्व हो जाती है और 5 लाख बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल रोजनेट से आना शुरू हो जाता है, जिसकी एनुअल वैल्यू $13 बिलियन आकी जाती है। और रशियन ऑयल एक बैकबोन बन जाता है कोविड-19 के जो संक्रमण के बाद 2 साल का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भारत की इकोनॉमी जो -35%, 36% तक एक क्वार्टर में चली गई थी, उसको रिवाइव करने में ये रशियन ऑयल हमें कारगर साबित होता है। उसमें रूबल में पेमेंट होती है एचडीएफसी बैंक और गैसप्रोम बैंक से। तो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम जो है, यूएस डॉलर की हेगमनी जो है वो हर्ट होती है। अक्टूबर 2024 में RIL was importing 405,000 barrels per day from Russia, more than a third of its total crude intake. These purchases came at a $3 per barrel discount to Middle East at that point of time, the same grade, enhancing refinery margin and fueling exports, particularly of diesel to Europe. अब यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि भी हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पे अमेरिका का प्रेशर है। ठीक है, वो क्रूड वहां नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये सारा तेल के खेल में रिलायंस को क्यों टारगेट किया जा रहा है और अब जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसको क्यों चिन्हित किया जा रहा है? इन्हीं के लोग टाइमिंग को देखकर आपका क्या कहना है इस बारे में? पहले तो आत्मजीत जी देखिए, ये जो बोल रहे हैं कि इतना पैसा रिलायंस ने कमाया, ये करा, आप उसका स्टेटिस्टिक्स देख लो कि 50 रुपए का अगर ऑयल आ रहा है इंपोर्ट का, तो 48 रुपीज तो आपका टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज है, आपका रिफाइनरी कॉस्ट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, पंप रिटेल आउटलेट्स के कमीशन है, वो 48 है। आपने उसको क्यों कम नहीं करा? क्योंकि रिलायंस कमाता है, वो तो आपको नहीं देगा, उसने तो अपना 2500 करोड़ का जो प्रॉफिट टैक्स था कॉर्पोरेट, वो उसने दे दिया। आपने सारी ऑयल कंपनीज को इतना प्रॉफिट करने दिया क्योंकि वो आपको डिविडेंड देती हैं, और आपने डिविडेंड कई बार तो एडवांस में ले लिया इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से। तो इनका जो कमाई का जो जरिया था उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि भाई सरकार ने भी तो आपसे पैसा लिया, उसमें अगर आधा पैसा रिलायंस को मिला है तो आधा पैसा सरकार ने भी तो हमसे ले लिया है वो डिविडेंड के रूप में, और वो पैसा कहाँ गया? आपका जिस कंपनी से डिविडेंड से पैसा आया उसको आप डिक्लेयर करिए कि भाई उसमें पब्लिक वेलफेयर में आपने कितना उसको खर्चा करा। तो दोनों उतने ही गुनेगार हैं। हम खाली ये बोलते रहे क्योंकि वो अच्छे से बिकता है कि धन्ना सेठ ने बहुत पैसा कमाया। धन्ना सेठ ने तो कॉर्पोरेट टैक्स में अपना कर दिया, पैसा दे दिया। तो आपने जो, आपको एक्चुअली तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है, आप उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, तो वो आपने क्यों अलाउ करा? दे वेंट इनटू 50% टू 80% प्रॉफिट मार्जिन, और उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है जितना पब्लिक सेक्टर कमाएगी वो हमको ही मिलने वाला है, तो आपने डिविडेंड के रूप में उनसे पैसा ले लिया और फिर आपने
जहां खर्च ना था वहां खर्च जाए, क्योंकि आपको कोई अकाउंट तो देना ही नहीं है किसी ने, ना आपने किसी से मांगना। तो एक ये सिचुएशन थी जो वो बोल रहे हैं, उस पे बाद में हम आएंगे कि कैसे इनका वर्किंग्स में जो ये करने की लिस्ट, अभी जैसे आपने बोला कि ओवरसीज ये इनका जो आ रहा है फाउंडेशन का मैटर, आज अजीत डोभाल का बेटा कहीं काम कर रहा है, वो सेफ हेवंस में बैठा हुआ है, वहां से वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ये कोई नई मैटर तो थी नहीं। जयशंकर का बेटा वहां पे काम कर रहा है, वो भी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन व्हाट वाज द टाइमिंग? इनका जो भी षड्यंत्र होता है वो बिल्कुल इलेक्शन के आसपास, या जहां इनको लगता है हमारी नैया डूब रही है, वहां पे ये दूसरों को डुबाने की कोशिश में ये लगे रहते हैं। अब इसमें कोई नया, आप कोई फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट करके आते तो ये समझ में आता कि वहां बैठ के उसने इन्फ्लुएंस करा। अभी आप धीरे से सोरोस को भी ले आ रहे हैं पिक्चर में कि सोरोस इनको पैसा दे रहा है, वो इनको चढ़ा रहा है। अंबानी को ऐसा है कि भाई मोदी को हटा दो। अगर वो लोग पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो शांति से अपना काम करवा रहे हैं, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि वो उसको हटाएंगे? दे कैन टैकल एनी प्राइम मिनिस्टर। आज तो है नहीं कि भाई मोदी साहब के वक्त में धीरू भाई अंबानी आया है, वो तो पहले ही से काम कर रहा है। रिलायंस इज ऑलवेज देयर, और जो रेवेन्यू जनरेटर्स हैं दे आर ऑलवेज पावरफुल इन एनी कंट्री। आज आप देखिए चाइना में भी जैकमा जैसे आदमी है, देयर आर मल्टी मिलियनर्स, लेकिन उनका ढांचा ऐसा है कि अल्टीमेटली द फाइनल कंट्रोल रिमेन्स विद द गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने ओरिजिनली करा था। सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो थे, बीएसएनएल था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, एयर इंडिया था, इंडियन एयरलाइंस था, उनके जो रेट फिक्सिंग होते थे उससे प्राइवेट कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट करने की परमिशन नहीं होती थी। वो आपने वो कानून हटा दिया, तो आपका कंपटीशन कमिश्नर का तो काम ही डिफंक हो गया। नहीं तो सीसीआई इसीलिए बना था कि भाई कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, तो वो तो धीरे धीरे आपने सारा ही खत्म कर दिया। तो अब देयर इज नो से अबाउट इट। और इसको लाने का रीजन क्या है? अभी सडनली आपको ये सारे फाउंडेशंस क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने अपने हथियार डाल दिए। अमेरिका से अब आपका कोई निगोशिएशन का कोई जगह खुला नहीं रहा है। अल्टीमेटली यू हैव टू गो बैक टू ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में इतना सारा गलत करने के बाद जब आप जा रहे हो, तो आपके लिए बैकग्राउंड क्या तैयार करेंगे? तो इनका जो ये गोदी मीडिया और ये लग गया है कि भाई देखो इतने सारे डिफिकल्ट एरियाज में जब सोरस इनको सरकार इनको गिराना चाहता है, वहां से जितने भी अमेरिका में जो बन रहा है वो अपने आपस में झगड़े में वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो केसेस बाहर निकाल रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब वो बोलेंगे अडानी अनिल अंबानी के पीछे पड़ गया है और अडानी के पीछे मुकेश अंबानी पड़ गया। इट्स वेरी इजी टू सेल अ नैरेटिव। जब तक आप कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स नहीं जानते हो तो ऐसा इतना इजी नहीं होता किसी को भी कुछ, क्योंकि दे आर गाइडेड बाय मेनी अदर सिस्टम्स ऑल्सो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके वहां पे सारे पेपर्स इश्यू होते हैं, सेबी में होता है और ऑनलाइन होता है सारा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अभी वो जो देखो सिचुएशन कहां पे खत्म हो रही है कि अडानी को आपने इतना ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी। इनका तो उदय 2014 के बाद हुआ है, तब तक तो धीरे धीरे चल रहे थे। डिफिकल्टी वॉज कि भाई पहले कॉर्पोरेट चलते थे। आप देखिए अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में टाटा चल रहा था तो अदर्स पीपल डिड नॉट जंप इन। तो बिरला आया, वो उसकी सब्सिडरी यूनिट्स में आया, वो सॉल्ट में गया, टेक्सटाइल्स में गया। तो सारे अपने अपने सेक्टर बना के देश को आगे करने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर एक ऐसा नया सिनेरियो आया कि एक दूसरे का धंधा कैसे खा लेना है। आप सीमेंट में भी देखिए, बिरला कुमार मंगलम बिरला अपनी सीमेंट की कंपनीज को एक्वायर करके वो अपना कैपेसिटी बढ़ा के अपना काम कर रहा था। सडनली आपने उसको भी डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं अडानी जी उससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। वो सारा गेम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो कार्बन क्रेडिट का पूरा गेम था। तो गवर्नमेंट को उनको काम करने देना चाहिए, वो अपनी लड़ाइयां खुद लड़ रहे हैं। आप उसके बीच में किसी का भी गला दबा के एयरपोर्ट दिला देते हो, गला दबा के पोर्ट दे रहे हो। और आप दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस देखो तो रिलायंस के पास सॉलिड एस्टेट्स है। आज अगर रिलायंस को पैसे लौटाने होंगे तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी को बेच के देगा। अडानी का सामने क्या सिनेरियो है? उसका सारा ही तो चीज लीज पे है। आज अगर वो भाग भी जाता है तो गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं जो आप बेच मारोगे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ उसमें आने लगा। और फिर जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज्यादा हुआ, देन कॉर्पोरेट्स हैव देयर ओन वॉर्स टू फाइट। आपको कैसे एक्वायरिंग करना। अभी आप दोनों में डिफरेंस देख लो। अनिल अंबानी की पहले बात कर लेते हैं। अब सारे अनिल अंबानी के भाई इसको पकड़ा है क्योंकि वो उसके नजदीक है चंद्रबाबू नायडू को, उसको दबाने के लिए इसको पकड़ रहे हैं। कोई फैक्ट पे बात नहीं कर रहा है। आप एक देखिए, मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं बना रहा था। एक मार्च 2024 में मुंबई मेट्रो 1 प्लस लिमिटेड कंपनी बनती है।
1700 करोड़ का उसने काम करा, बाद में उसने डिफॉल्ट होता है, उसको खरीदता कौन है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसके डेप्ट के साथ ले रही। डेप्ट कितना है? 2658 करोड़ वो ले लेती है। उसके बाद भी जो अमाउंट डिसाइड होता है उसका 10% में 171 करोड़ अनिल अंबानी भरता है अंडर दैट कंपनी। ये एपिसोड अपने आप में चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आप देखिए, ही अप्लाइज फॉर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करके वो दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो बनाने का काम शुरू करता है। उसके साथ कौन काम कर रहा है? दिल्ली मेट्रो प्राइवेट कॉर्पोरेशन, वो पब्लिक एंटरप्राइज थी। वो जब काम कर रहे हैं साथ में, 2008 में इन्होंने इसको ऐसे बता दिया, एग्रीमेंट कैंसिल किया कि आपका प्रोडक्ट, आपका जो टनल है वो सेफ नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा ना। व्हाट वाज दिस? आज भी तो दिल्ली मेट्रो चल रहा है, व्हाई आर दे रनिंग? अगर वो सेफ नहीं है तो व्हाई आर दे रनिंग? ना उसको रेंट दे रहे हैं, ना उसको पुराना पैसा दे रहे हैं। और ट्रेजेडी वाज कि जब ट्रिब्यूनल में वो केस गया 2017 में, तो 4660 करोड़ रुपया इनको बोल दिया गया, दिल्ली अपना इसको, कि आप अनिल अंबानी की कंपनी को आप 4660 करोड़ दे दीजिए क्योंकि आपका फॉल्ट है। दे गो टू सुप्रीम कोर्ट। 2024 में कौन सी कोर्ट थी अपने को पता है, कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। ऊपर से इन्होंने बोला कि अनिल अंबानी की कंपनी 8000 करोड़ रुपया देगी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन को। तो ये क्या था? आपने किसी को स्क्वीज करना है, राफेल में आप उसको ले जाते हो, राफेल में धंधा देते हो, और फिर आपको सडनली लगता है कि राफेल की फाइल किसी ने लीक करी, तो आप सडनली उसको, ये मतलब जो डरता है आदमी वो हर चीज में शक करता है। आपको ऐसे लगा कि भाई सीबीआई चीफ से अनिल अंबानी का क्लोजर है तो उसने शायद उसको फाइलें दी होगी, और आपको पता है कि सीबीआई चीफ का क्या होता है, रातों रात वहां पे पुलिस पहुंच जाती है, ऑफिस का घेरा कर लेते हैं, उनसे चार्ज ले लेते हैं। तो ये सारे ड्रामाबाजी करने का काम गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट शुड अलाउ देम टू डू। वो कॉर्पोरेट वॉर है तो आपके पास कंपटीशन कमीशन बैठा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना था, आपको ये बताना था कि आई एम वेरी पावरफुल। अभी आप जो दोनों की बात करो उसका डिफरेंस आप देख लो। मुकेश अंबानी के इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली कहां पर है? पहले ये देख लो कि मुकेश अंबानी में कितने लोगों ने पैसे रोके हुए हैं। इसमें इनवर्ड में रेमिटेंस आने में सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा लगा है, अबू धाबी का मुबादला इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का पैसा लगा हुआ है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का पैसा लगा हुआ है। मुकेश अंबानी ने बाहर पैसे कहां पे डाले? ऑयल एंड गैस में। उसके एसएचएल शेल कंपनी यूएसए में भी उसका एक्सप्लोरेशन के लिए मुकेश अंबानी की फैक्ट्री का कंपनी का पैसा लगा। वो शेरोन एंड पायोनियर 2 कंपनियां यूएस की। इराक, यमन, पेरू और कोलंबिया में भी ऑयल और गैस के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वहां पे वो कर रहा है काम। कोक ग्रेटिफिकेशन प्लांट डाला है उसने कोक गैसिफिकेशन में जॉर्डन में, वो भी चल रहा है। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में भी टेलीकम्युनिकेशन में उसका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, इज वर्किंग देयर। अभी इसका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन देख लो, वेर इज ही? उसने 10-20 साल का सोच के ही हैज गॉन देयर। और ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो कतर की है, अबू धाबी की, सऊदी अरेबिया की, वो ऐसे ही ड्यू डिलीजेंस के बगैर किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा देते। आप वहां जाते हो और आप बोलते हो इनको पैसा दो। अब अडानी के उस पे आ जाओ तो उसका इन्वेस्टमेंट कहां पर है? देखिए, उसका तो एक मेजर फेलियर जहां पे हो गया, दैट वाज तंजानिया, हाइफा, कोलंबो और अडानी डिफेंस एरोस्पेस। ये भी आपने 2018 में क्यों बनाया था? अनिल अंबानी का जब राफेल में चल रहा था, उसका नागपुर में ऑलरेडी प्लांट खड़ा हुआ है। वो धीरूभाई एरोस्पेस का तो फॉर्मेशन 2018 में ऑलरेडी हो चुका था। उस एरिया के अंदर डेसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड ने अपना वो काम लिया था जिसमें 8000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपने एक ढांचा खड़ा कर दिया, उसमें आपने फिर काम किसका लिया? एल्बिट कंपनी से जॉइंट वेंचर आपने करा 900 ड्रोन्स बनाने के लिए, वॉर ड्रोन्स। जब भी अनिल अंबानी ने उसमें प्राइवेट जेट्स बनाने का भी अप्रूवल किया था, दे वर अबाउट टू मेक सम प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स आल्सो, प्राइवेट स्मॉल जेट्स। तो ये दोनों का वर्किंग डिफरेंस आप देखिए। अभी वियतनाम 2000 जुलाई 15 में आप 10,000 बिलियन रोकने का बोल के आओगे, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई में डालोगे। आपको ये नहीं समझ में आता कि वियतनाम में चाइना ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आप कहां पैसा लगा रहे हो? और फिर दिक्कत कहां पे आती है कि जैसे ही 8 में से 6 कंपनियां हिंडनबर्ग के बाद आपकी बर्मुडा और मॉरिशस में बंद हो जाती हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट आना अडानी में बंद होता है, तो आप तो खुले पड़े हुए हो।
कि जैसे ही कोई डिस्टरबेंस होता है, आज तक आपने डिस्टरबेंस करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसका जो फाउंडेशन रिलायंस ग्रुप का है और जो अडानी का है, तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर एंड दीज लॉबी वर्किंग बिहाइंड हिम कि उनको ये जीत पड़ी है कि मैं एक रिलायंस के बराबर की कंपनी बनाऊंगा। ये 2010 में उन्होंने बोला था कि 15 साल के बाद एक रिलायंस के बराबर की और एक गुजराती कंपनी होगी। दिस इज नॉट मैटर ऑफ ईगो, ये कॉर्पोरेट कोई बनिए की दुकान खोलने वाला एपिसोड नहीं है। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू। आपका स्टैंडिंग क्या है? आज वहां पे मुकेश अंबानी जाके उनसे खाना खा लेते हैं, उनकी पार्टी तो बोले नहीं वो तो 8 करोड़ दे के गए, एनी हाउ, बट दे वुड नॉट इनवाइट। आप अगर 20 करोड़ भी दोगे तो अगर आप अंडरवर्ल्ड के डॉन हो तो आपको ट्रंप इनवाइट नहीं करेगा। तो ये जो डिफरेंसेस में और ये मीडिया को जैसे कल्टीवेट करते हैं और बोल देते हैं, आपको यही पता नहीं कि अनिल अंबानी का पैसा गवर्नमेंट दे नहीं रही और ऊपर से बैंक उसको बोलती है कि आप पैसा दे दो, तो वाई नोबडी इज डिस्कसिंग दैट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी गवर्नमेंट की नैरेटिव में चल करने के पहले आप देखो, तो ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है वो आपका राहुल गांधी का जो बड़ा दबदबा चल रहा है और इलेक्शन कमीशन की जो इज्जत के फलूदे हो रहे हैं उसी को कवर अप करने के अलावा कुछ नहीं है। आप एक बोगस बिल लेके आते हो कि 6 महीना 30 दिन अगर कोई सीएम पीएम जो भी रहा उसको हम जेल में डाल देंगे। अब जब वो प्रैक्टिकली नहीं है, वो चल ही नहीं पा रहा है, लेकिन आपने डराने के लिए और उसमें मीडिया पूरी लग गई कि अभी चंद्रबाबू नायडू को, भाई खाली पार्लियामेंट में कोई बिल डालने से वो इनफोर्स नहीं हो जाता और ऐसे नहीं हो कल पीएसआई जाके चंद्रबाबू नायडू को पकड़ लेगा। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चंद्रबाबू नायडू को भी लीगल कुछ पता नहीं है, उसके पीछे कोई लीगल टीम ही नहीं है और वो उसको पकड़ लेंगे। अब वो मोदी जी को वोट दे देंगे, उसके कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो आई थिंक नाउ इवन मीडिया नीड्स टू गेट मेच्योर्ड। आप इन्वेस्टिगेट करिए और आप बताइए, आप दोनों साइड बताइए ना क्या दिक्कत है। तो इसलिए वी आर डिस्कसिंग दैट कि भाई फालतू में ही किसी टाइम पास में, और आप फिर उसी चीज को एक दिन चालू भी रखो दिन में एक बार कि भाई राहुल गांधी का रिस्पांस कैसा है, इलेक्शन कमीशन का क्या हो रहा है, रोज उस पर हियरिंग हो रही है, नोबडी इज डिस्कसिंग सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या बोल रहा है। आप देखिए ईसी की दादागिरी इतनी है कि अल्टीमेटली चीफ जस्टिस गॉट वाइल्ड। उसने क्लियर लिखा कि भाई व्हेन आई हैव रिटन की 11 डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड, इसका मतलब ये कि 11 डॉक्यूमेंट्स अगेन आधार, ये इलेक्शन कमिश्नर को नहीं समझ में आता है, लेकिन वो टाइम पास करने के लिए वो बोल रहे हैं कि नहीं वो 11 में से एक आधार होगा। एंड ही हैड टू एक्सप्लिसिटली से कि भाई और का मतलब ये होता है कि वो 11 नहीं है तो भी अकेला आधार चलेगा। तो व्हाट इज दिस? तो ये हमको डिस्कस करना है कि अभी भी गवर्नमेंट एजेंसी इतनी सारी ज्यादा इस पार्टी से प्रोटेक्टेड है कि वो समझते हैं कि हम कुछ भी लफड़ा कर लेंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। बट द थिंग्स हैव चेंज, दे हैव टू कम। और ये जब तक मीडिया प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा तब तक कोई चेंज नहीं होगा। आसाम का भी अपना प्रोग्राम करा देगा, नोबडी इज रिपोर्टिंग। अल जजीरा, बीबीसी, नोबडी इज अलाउड टू गो देयर। ये कोई डेमोक्रेसी है? और ये आपके लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए सोचो। आज तो आप झगड़ के बैठ जाओगे, कुछ करोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के पास तुम क्या छोड़ के जाओगे, दैट यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट। जी जी। रिलायंस कम्युनिकेशन का बैंक फ्रॉड जो है बताया जा रहा है 40,186 करोड़ का है। ऑन द कंप्लेंट ऑफ एसबीआई, सीबीआई रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अनिल अंबानी एंड आरकॉम फॉर एलिजिबली डिफ्रॉडिंग बैंक्स ऑफ 2,925। 40,000 करोड़ के फ्रॉड में मात्र 2,925 करोड़ रुपए की देनदारी एसबीआई बैंक को। ये थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो जाता है। और आपने खुद ही बता दिया कि 8,000 करोड़ रुपए का देनदारी डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कंपनी और बॉम्बे की जो कंपनी है जिन्होंने मेट्रो का प्रोजेक्ट का फेज 1 शुरू करवाया था, उसकी कॉम्पनसेशन उनको अवॉर्डेड है। और रिलायंस को पैसा नहीं मिला, अनिल अंबानी की कंपनी को पैसा नहीं मिला। इन डिफॉल्ट उनको रफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया मेंटेनेंस का। वो भी एक फ्रॉड था क्योंकि उनको जमीन तो आवंटन हुई पर उस पर कुछ काम नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, क्योंकि फ्रेंच कंपनी रफेल डिसॉल्ट के साथ आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, आपने डिफेंस एक्सपर्ट्स नहीं बिठाए और उसका जो टेक्निकल ट्रांसफर था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, उसकी और चीजें थी, वो कहीं ना कहीं रुक गई। और उसी वजह से जो भारत की एयरफोर्स को नुकसान हुआ वो भी हुआ, क्योंकि बहुत सारा जो रफेल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अनिल अंबानी डिफॉल्टर हो या ना हो, उनको भी कहीं ना कहीं घुमाया गया कि तुमको ये नहीं ये दे देते हैं, ये नहीं ये दे देते हैं। और इवेंचुअली जिसको कहते हैं ना कि बद से बदनाम हो रहा, कि एक आदमी यस वैसे ही बदनाम है, उसको जितना और बदनाम करना है कर दो। और जब कभी ऐसी बात आए, सत्ता की बात आए, जैसे आपने वोट चोरी की बात की, राहुल गांधी की बात की, तो उसको कृतज्ञों को छुपाने के लिए आप फिर उन लोगों को सामने ले आओ। रॉबर्ट वड्रा, अनिल अंबानी, ये पंचिंग बैग्स हैं सोसाइटी के।
इनको यस कभी भी आप खड़ा कर दीजिए, इनको पंच करना शुरू कर दीजिए, बहुत आसान हो जाता है काम। मेरी आखिरी टिप्पणी आपसे रहेगी, नए एम्बेसडर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को अपना एम्बेसडर चुना है और वो साउथ और सेंट्रल एशिया के प्रभारी भी होंगे। और मुकेश अंबानी के साथ उनकी एक फोटो, फाइल फोटो जो है आज मीडिया में चल रही है और कहा जा रहा है कि जिसका प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पता होता वो मुकेश अंबानी को पता होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो क्योंकि आ रहे हैं तो मैन स्टैंडिंग विद हिम इज मुकेश अंबानी, इज सर्जियो गोर, सो द कॉर्पोरेट जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड इज एट प्ले। आखिरी टिप्पणी क्या कहेंगे? ये भी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। आप देखिए, आज वो वहां आ रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुकेश अंबानी ने उसको बोला होगा इंडिया में भेजने के लिए? आपके 34 ऑलमोस्ट 21 ट्रिलियन डॉलर की 3 कंपनियां इंडिया में बहुत धड़ल्ले से काम कर रही हैं, जो सालों से अमेरिकन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती थी। जो प्रेसिडेंट कौन होगा वो तय करती थी। वो ब्लैक रॉक यहाँ बैठा हुआ है, ब्लैकस्टोन बैठा हुआ है और एलन मस्क बैठा हुआ है। उनको वो 80 करोड़ से 100 करोड़ की कंज्यूमर मार्केट दिख रही है। दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ हियर। तो वो आप कैसे बोल सकते हो? तो हम भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये तीनों ने जाके बोला होगा कि भाई ऐसा बंदा भेजो, क्योंकि मुकेश के साथ उसकी जॉइंट वेंचर है। तो ये हो सकता है कि मुकेश को प्रेशराइज करने के लिए ब्लैक रॉक ने बोला हो कि इस बंदे को भेजो ताकि हम बैलेंस करके चले। क्योंकि डेटाबेस पे जो आप कूदते थे, वो डेटाबेस जियो ने बहुत स्मार्टली उसके साथ जॉइंट वेंचर करके डेटाबेस में उसने अपने भी आदमी रखे दिए। ही इज इन जॉइंट वेंचर विद जियो। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अनुमान करना बहुत अच्छा है। वी कैन से एनीथिंग। अंधों के गांव में हाथी छोड़ दो तो उसको उसकी पूंछ रस्सी लग सकती है, उसका पांव पिलर लग सकता है। तो हम लोग भी आंख बंद करके हाथी पे हाथ घुमा रहे हैं, बता रहे हैं क्या है हाथी, वी डोंट नो। तो आई थिंक दिस इज नॉट दैट। काफी कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं उसमें ड्यू डिलीजेंस होता है, बैक ऑफिस डिप्लोमेसी चलती है, काफी कुछ चलता है। ऐसे नहीं कि भाई ट्रंप को सुबह फोन आ गया या उसको नींद में समझ में आ गया कि इसको एम्बेसडर बना दो, उसको बना दो। एम्बेसडर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड विद अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ये भी हो सकता है कि ये तीनों कंपनी ऑफ अमेरिका से रिलेशन खराब हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि वॉलमार्ट भी इधर बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है। तो ऐसे आदमी को भेजो जो एलन मस्क की चाइना में भी प्रोटेक्शन कर सके, वॉलमार्ट का वहां भी कर सके और इंडिया में भी कर सके। दिस कैन बी द स्टोरी दैट वी कैन से। जी, आपने दो बातें कही, उसमें आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज द एलिफेंट इन द रूम और उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है भारत की सरकार, और कहीं ना कहीं 21 बार उन पे हाथ फेरने के बाद अब वो डिनाई कर रही है कि हमारा कोई रिलेशन है उनके साथ। और गांव की एक कहावत है, कड़वा कड़वा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो अदानी करे तो गप गप और अंबानी करे तो थू थू। तो यही दोनों चीजों से सम अप करते हैं आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। गिरीश जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।